बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाक अफ़गान बार्डर का सरहदी जो आखिरी इलाका है अरंदू, जहाँ से पाकिस्तान ख़त्म होता है अफ़गानिस्तान शुरू होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे अरंदू का मैंने विज़िट किया। यह अगरचे जंगलाती इलाका है, मगर फिर भी चूँकि मौसम मतलब है कि सर्द है तो ठंड पड़ती है। यहाँ से लोगों से हमने बातचीत कर ली तो लोगों का कहना है कि जितने भी लोअर चतराल अपर चतराल को इमारती लकड़ी है यहाँ से जाती है। ख़ासकर सोख्तनी लकड़ी जो जलाने की लकड़ी है, जिसको ये लोग अपनी ज़ुबान में शाबलोत कहते हैं, सेड़े उसको पुश्तों में कहते हैं, और चतराली ज़ुबान में उसको बांझदार कहते हैं, ओक अंग्रेज़ी उसका नाम है। तो ये ओक जो है शाबलोत, ये बरतानी में तो बादशाहों का वो था इस्तेमाल, मगर यहाँ पे आम लोग इस पर काट के जलाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ तलबा से बात कर ली तो उन्होंने इंतहाई मायूसी का इज़हार करते हुए कहा, और ये बैकग्राउंड में अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे एक स्कूल नज़र आते हैं जो बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड किस्म का इमारत बने हुए है। इन तलबा का कहना था कि अफ़गानिस्तान पे तकरीबन कोई 30-35 साल जंग भी रहा, वो एक तबाहशुदा मुल्क है। इसमें अमेरिका ने अलगार किया, मतलब रूस ने पहले किया, फिर उसके बाद नेटो आ गया, और एक तबाहशुदा मुल्क में स्कूल है। मगर इसके सामने जो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, जो बॉर्डर है, इस पूरे इलाके में, इस गांव में यहाँ पे स्कूल नहीं है। ख़ासकर बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे रंदू में इनका कहना है एक हायर सेकेंडरी स्कूल बने हुए हैं, मतलब शहर के अंदर, टाउन के अंदर, मगर उसमें स्टाफ नहीं है। पाक अफगान सरहद पर वाक़ई अरंदू माजी में तिजारत का बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। अरंदू में सरहद के उस पर डोकलाम मार्केट गैर मुल्की सामान के लिए बहुत मशहूर था। अफगानिस्तान के साथ कानूनी तौर पर तिजारत करने के लिए पाकिस्तान कस्टम हुकाम ने बाकायदा तौर पर यहाँ दफ्तर भी खोला था। पाक अफगान तिजारत की वजह से अरंदू के साथ साथ मुज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों की मईशत भी बहुत बेहतर थी। फिर अफगानिस्तान में हालात खराब हो गए। पहले रूस और बाद में अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद तालिबान की हुकूमत आई और अफगानिस्तान में हालात मजीद बिगड़ गए। अरंदू का ये सरहद यानी फाटक भी सील हुआ, जिसके बाद सरहद के दोनों जानिब ये मार्केटें बंद हुई और तिजारत मान पड़ गया। अरंदू 5 विलेज काउंसिल पर मबनी 25,000 आबादी वाली बस्ती है। ये निहायत जंगलाती इलाका है। बताया जाता है कि अरंदू की जंगल में लाखों की तादाद में इमारती लकड़ी और टनों के हिसाब से मलबा पड़ा है। अगर उन्हें महफूज तरीके से नीचे उतारा जाए तो पूरे मुल्क के लिए काफी होगा। यहाँ की सड़कें इंतहाई खराब हैं और आवाम को आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हम बुनियादी तौर पर जो इंसानियत के लिए एक ज़रूरी चीज़ रोड है, उससे हम महरूम हैं। हॉस्पिटल एक ज़बरदस्त लोकेशन वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद वहाँ पे डॉक्टर से हम महरूम हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल जो नेशनल हुकूमत ने हमें अपने दौरे हुकूमत में बना के दी, वहाँ पे अभी तक स्टाफ के जो है वो अदम दस्तयाबी है। लेकिन हम सवाल ये है कि हम आज तक महरूम क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हम इन चीज़ों से महरूम क्यों हैं? अगर मैं कहूँ कि चतराल इंतज़ामिया जितने भी हमारे जो है वो नेशनल असम्बली के मेंबर गए या सूबाई असम्बली के मेंबर गए, उन्होंने आज तक हमारे इस अरंदू की अहवज़ारी वहाँ तक नहीं पहुँचाई। पता नहीं क्या वजह है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इन चीज़ों के मुस्तहिक नहीं है, इन ज़रूरियात के? क्या हम पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है? एक रियासत में रहने वाले शहरी के लिए जितने एक बुनियादी ज़रूरियात जो एक ज़रूरी है, वो आज तक हमें अरबाब इक़्तिदार की तरफ से नहीं मिला। जी, मेरा नाम मौलाना कबीर ख़ान है। मैं स्वारदा मस्जिद, मदनी मस्जिद तबलीगी मरकज़ मदनी मस्जिद का इमाम हूँ। और ये आप देख रहे हैं, ये जंगलात है हमारे, इसको हम अपनी मजबूरी की वजह से काटते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास कोई गैस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसको हम ये शाहबलूत की जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, सब हम अपनी गुर्बत की वजह से या हम अपनी मजबूरी की वजह से इसको काट देते हैं। तो हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कोई सहूलियात मुयस्सर करें, हमारे लिए कोई सहूलियात का इंतज़ाम हो, तो फिर हम इतने जो बड़े जंगलात हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब जंगलात जो है ना कटाई से बच जाएंगे। इससे हमारे लिए भी फ़ायदा होगा और मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। जो ऑक्सीजन होती है, ये जो ज़ाया होती है, ज़ाया होने से भी बच जाएगा। तो इसलिए हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है, हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि हमारे लिए गैस और बिजली का इंतज़ाम किया जाए। तो ये जो हमारे शाहबलूत के जो दरख्त वगैरह है, ये हम अपने जलाने के लिए काट देते हैं, तो ये बच जाएंगे। हाजी मुल्ला अदीन शाह और बाप का नाम हाजी मुल्ला इमाम शाह। ये टावर जो खड़ा है, ये वीरान मुल्क है। इनकलाबात इसमें आते रहे हैं। पहले इधर ज़ाहिर शाह का दौर हुकूमत था,
اور اس کے بعد سردار دایوب ترقی اور ڈاکٹر نجیب اللہ سے پہلے حافظ الامین اور یہ بابر کارمن ان کی حکومتیں چلی گئیں، تو اس زمانے بھی یہاں روزانہ 15 لاشیں ہم دفنایا کرتے تھے اور روسی انقلاب تھا۔ تو اس زمانے میں جو سختیاں ادھر گزری ہیں وہ ان لوگوں کو معلوم ہے اور پاکستان کو بھی خوب معلوم ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہاں فری راشن بھی لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ کھیتوں کی طرف مت نکلو، ہم آپ کو گندم دے دیں گے۔ لیکن جب وہ انقلابات چلے گئے، نیٹو کا زمانہ بھی آ گیا، وہ بھی چلے گئے، پہلے طالب دور اور بعد کا یہ طالب دور، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں محصور حالت میں وقت گزار رہے ہیں، تین طرف افغانستان اور بیچ میں یہ اراندو ہے۔ یہ میں نے جو دیوان ابو الفضل شاعری کا کتاب لیا، یہ اس کا جو فوٹو آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ لیجئے، اس طرف اراندو ہے اور اس طرف یہ دوکلام اور بیرکوٹ کا علاقہ ہے، اور درمیان میں یہ جو نالا ہے یہ ہمارا تھا، اب ہمارا نہ رہا۔ اور یہ جو بنائے ان مقامات کے نام ہیں، افغانستان بھی اس میں ہے، پاکستان بھی اس میں ہے، اور ایک نشان لگا ہوا میرا اپنا گھر بھی اس میں ہے، چھوٹا سا ادھر نظر آئے گا، گول دائرہ سا ہے اس میں۔ تو اس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ 70-72 سال میں نے اس میں گزار دیے۔ اور میرے والد صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں جنگیں ہی ہوا کرتی ہیں، اور ان کو ان کے والد نے بتایا تھا، اور میں اب بچوں کو بتا رہا ہوں، اور یہاں سے آگے پتہ نہیں جنگوں کا سلسلہ کب تک رہے گا۔ یہ علاقہ جو ہے مصیبت زدہ ہے، یہاں یہ سنگرالی کا پہاڑ ہے، اس سے آگے پغرنج ہے، اور اس کو ان لوگوں نے میتران صاحبان نے ان کو کرنج لشٹ کا نام دیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے نام کر سکے اور ان لوگوں سے یہ زمین بھی چھین لیں۔ ہمارے نیٹ ورک کا کچھ غم کیا جائے، ورنہ ہم تو یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے تین طرف افغانستان کانٹے دار لگے ہوئے ہیں، یہاں سے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی لکڑیاں ہماری ادھر سے جاتے ہیں، پرائی ہو جاتے ہیں، دریا سے آتے ہیں، پرائی ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ بیچ میں ہمارے سب تیراک ہے، اس پانی میں ہم سب کچھ کر سکتے، لیکن کانٹے دار تار کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارا کچھ بندوبست کیا جائے۔ جو حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے ہم مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے کانٹے دار لگ گئے، ہماری حفاظت ہوتی ہوگی، اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم، یہ سڑک، یہ پانی، یہ بجلی، یہ نیٹ ورک، سب سے ضروری یہ نیٹ ورک، اور یہ ہسپتال، یہ چیزیں ہمیں ضروری ہیں۔ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، برائے نام ہے، ایک سمبل کی طرح یہ رکھے ہوئے ہیں، کسی چیز کی یہاں موجودگی نہیں ہے۔ محکمہ یہاں بھرتی ہو جاتا ہے لیکن ادھر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرکھانی میں ایک پل تھا، پل نہیں تھا، اس میں 2 لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، ایک طرف اس کو بڑی رسے سے باندھا ہوا تھا، سیلاب آ کر اس کو ایک طرف لے جاتا تھا، واپس لگا کر پھر وہ فنڈ وصول کر لیتے تھے۔ تو NAP والوں نے وہاں وہ پل بنا کر وہ ہمارے مسئلے حل کر دے۔ یہ جب سڑک شروع ہو گئی تو ہماری چہرے پر رونق آ گئی کہ بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کیوں وہ رک گیا، اب تک اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے نیچے آئی ہوئی زمین کا جو رقم، جو رائلٹی، جو کچھ دینا تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملا، ایک آنا ہمیں نہیں ملا۔ میرے اپنی دکانیں چلی گئی، میری اپنی زمین چلی گئی، اور جو زمین اڈے کے طور پر وہاں استعمال ہو رہی ہے، آبی زمین ہے، اس کو بنجر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس حالت میں کیسے پاکستان چلے گا، کیسے یہ حکومت چلے گی؟ جب ایسے بددیانت لوگ اس میں آئے تو کیا ہوگا؟ تو اب یہ مجید خان صاحب کے تعاون سے یہ جو آپ نے تشریف لا کر ہمیں خوشی دے دی، تو اس کے لیے ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے دے۔ میں یہی 5 چیزیں مانگ رہا ہوں۔ نیٹ ورک سب سے پہلے مجھے چاہیے، ہائر سیکنڈری اسکول زنانہ مردانہ کے لیے مجھے سٹاف چاہیے، اسپتال کو ڈاکٹر اور متعلقہ سامان تو ڈاکٹر یعقوب صاحب نے بھر دیے ہیں، کروڑوں کا سامان ہے، لیکن اس میں سٹاف نے، میرا اپنا بچہ اسی پانی کے لیے جاتے ہوئے، ریاض اکبر اسکول ماسٹر تھا، گھر کی رکھوالی کر رہا تھا، 2 بچوں کو چھوڑ کر وہ شہید ہو گیا، اسی پانی کے لیے گیا تھا نالے پر، وہاں بجلی کا کرنٹ وہاں لگ گیا تو وہ وہاں شہید ہو گیا۔ اسپتال میں لے آئے تو کیا کر لیتے اسپتال میں، اس کو کون ذرا پمپنگ کر لی، کیا ہے کہ مر گیا ہے تو ہم نے لے جا کر دفنا دیا اس کو۔ اب 2 یتیم اور ان کی حفاظت میں کر رہا ہوں گھر میں۔
तो ये हालत है। इस पानी के लिए हम मर रहे हैं, इस नेटवर्क के लिए हम मर रहे हैं। पराया सिम हम इस्तेमाल करते हैं और कभी वो पकड़ जाए तो हम पर मार पड़ती है कि पराया क्यों, अपना है नहीं, पराया इस्तेमाल करने नहीं देते, तो हम क्या करें। रह गई ये सड़क की बात, ये सबसे ज़रूरी है और इस सड़क को पक्का करना चाहिए। इन नहरों की कुछ न कुछ मुरम्मत और इनके लिए पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। इनके मंबे जो हैं उसके ऊपर से भी तार गुजार कर हमें लेट कर वहाँ से उधर जाने की नौबत हमें आती है, तो ये पानी भी हमें नहीं मिल रहा। आबाद इलाके को गैर आबाद कर दिया गया है। बस हमारा यही मुतालबा है कि ये चीज़ें जो हमने कह दी, हमारे नाजिम साहब ने जो कह दिया, तो ये आप आगे पहुँचा दें। फिर होना न होना, फिर वो करना न करना अल्लाह का काम है। फिर हम कुछ कह नहीं सकते, ज़ोर तो हमारा चलता नहीं। हम दबते मरते और पिटते आए हैं और यही होता रहेगा। मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं इस तहसील अरंदू विलेज कौंसल का नाजिम हूँ। अब जो हम यहाँ खड़े हैं, ये पाकिस्तान के और चतराल के आखिरी हिस्सा बाउंड्री है, इसको अरंदू कहते हैं। ये तहसील अरंदू है, बाउंड्री है आखिरी। ये जो हम खड़े हैं ये आखिरी हिस्सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जंगलाती एरिया है। यहाँ से लकड़ी चतराल, अपर चतराल, लोअर चतराल को सुख्ता लकड़ी जलाने के लिए और इमारती लकड़ी यहाँ से जा रही है। तो मैं वफाकी और सूबाई हुकूमत से यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये देखो जी कि ये सबस दरख्त जो है इसको काट कर हम जला रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये ख़त्म हो जाए, यहाँ आफत आने की भी हदशात होती है। जब दरख्त काटा जाता है तो आफत आते हैं। मैं सूबाई और मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि चतराल को सस्ती गैस दिया जाए, सस्ती बिजली दिया जाए, ताकि ये दरख्तों की हिफाजत हो जाए, जंगलात की हिफाजत हो जाए, ये अमन रह जाए। ऐसा न हो तो 10-20 साल बाद अगर ये दरख्तें ख़त्म हो जाए तो आफत भी आना शुरू होगा और सैलाब भी आना शुरू होगा, लोगों को भी तकलीफ़ होगा, चतराल से लकड़ी भी ख़त्म होगा। तो इस वजह से मैं मुतालिबा करता हूँ कि सस्ती बिजली और सस्ती गैस हमारे चतराल अरंदू को दिया जाए। यहाँ साल 2009 में RHC यानी रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल बना हुआ है, मगर मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक डॉक्टर होता है, बाकी डॉक्टर आता नहीं। मैंने अपनी आंखों से किसी डॉक्टर को यहाँ नहीं देखा। कोई दस्तखत करता होगा या नहीं करता, उसके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं। रजिस्टर उधर पड़े होंगे उनके। और यहाँ जो काम कर रहे हैं ये मकामी, ये हमारा डॉक्टर है आपके सामने खड़ा। हम इसी को पहचानते हैं, शेरगनी। हम इसी को पहचानते हैं, यही हमारा डॉक्टर है, यही हमारा बाबू है, यही सब कुछ इसी पर हमने रखा हुआ है। मेरा बेटा इसी नाले में बिजली के करंट से इसी अस्पताल के स्टाफ को बचाते हुए साथी था। मेरा वो बेटा भी PTC उस्ताद था। उसी पानी में, उसी नाले में पानी लाने के लिए वहाँ गया था, पानी पाइप बनवाने के लिए, लेकिन उस साथी को तो बचा लिया, लेकिन ख़ुद उसकी जान चली गई मेरे बेटे की। उसको कहीं मिट्टी में दबा दिया, पता नहीं कितने वक्त तक दबाया गया, फिर वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए। तो यहाँ सिर्फ फ़ौजी आर्मी वाले डॉक्टर यहाँ मौजूद थे। वो मेरा आना था और उसके बाद मैंने यहाँ किसी सिविल डॉक्टर या जो इस महकमे का है उनको मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। मैं आज RHC अस्पताल में खड़ा हूँ और आज पहली बार ये सहाफ़ी साहब इधर आए हैं, तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर हमारी आवाज़ पहुँचा दें हुकामी बाला को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक दिन आता है और चला जाता है, हमने कभी नहीं देखा है। कभी इमरजेंसी भी नहीं आते हैं और ये 2-3 स्टाफ यहाँ पर होते हैं, वो भी रात के वक्त यहाँ मौजूद नहीं होते। मैं कई बार इधर आया हूँ इमरजेंसी की सूरत में, तो कोई भी नहीं होता। लेकिन अक्सर अवकात यहाँ डॉक्टर न होने की वजह से हमारे मरीज़ 45 किलोमीटर के फासले रोज़ चले जाते हैं। रास्ता कच्चा होने की वजह से अक्सर डिलीवरी हमारे रास्ते पे हो जाते हैं। इस वजह से इलाके की आवाम को सख्त मुश्किलात हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पॉपुलेशन जो है UC अरंदू 24-25 हज़ार के लगभग लोग रहते हैं। सिर्फ एक ही ये RHC अस्पताल है। यहाँ भी स्टाफ की कमी की वजह से
लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। इसमें मसला ये है कि इसमें डॉक्टर रहते नहीं है, वहाँ से अगर उसके ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ आकर वापस चले जाते हैं, बड़ी मुश्किलात पर हम यहाँ वो कर रहे हैं ना। तो इस वजह से हमारे गुजारिश है जो भी डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने यहाँ आपको यहाँ मुकीम रखना है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ इमरजेंसी होते हैं। रोड की हालात आप देख रहे हैं कि रोड कमज़ोर है, मतलब कच्चा रोड है। यहाँ से अगर गाड़ी किया जाए तो वो भी आवाम के ऊपर डेबट होते हैं। अगर रास्ते में मर जाते हैं, कोई इमरजेंसी सहूलियात MBBS डॉक्टर की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए इस डॉक्टर को यहाँ रहना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमारी टीम ने जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फयाज रूमी से पूछा तो उन्होंने ये कहते हुए बात करने से इनकार किया कि ये सेक्रेटरी हेल्थ का काम है। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है, जहाँ न तलबा है न असातिज़ा। मुकामी तलबा का कहना है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बनाए गए खेल के मैदान में भी गड़बड़ हुआ है। मेरा नाम कमरान अकमल है और इस ग्राउंड में 10 किनाल ज़मीन लिया था सरकार ने, इसको पैसा का कर इसका ये इतना छोटा 2 किनाल भी नहीं है ये ग्राउंड। हम पर बहुत जुल्म किया है इस लोगों ने और हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ी ग्राउंड था, इसमें क्रिकेट भी हम खेल सकते थे और फुटबॉल भी खेल सकते थे। इसका ये मैं दिखाऊंगा, इधर तक था इसका, एक उधर वो नीचे वो कॉलेज तक था, उधर वो दीवार पर था और ऊपर वहाँ पर भी नक्शा डाला था, इधर था। और हमको 10 किनाल की जगह से 1 किनाल भी हमारा ग्राउंड नहीं बनाए और हम पर बहुत जुल्म किया है उन लोगों ने। हम चीफ जस्टिस वज़ीर आला से मुतालिया करते हैं कि जिसने हमारे ग्राउंड को ख़राब बनाया इसको सज़ा मिलेगी और हमारा ग्राउंड को बड़ा करेंगे इधर आके। इस पूरी बस्ती में कोई मोबाइल फोन काम नहीं करता, लोग मजबूरन अफगानिस्तान का सिम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन लोगों के पास मवासलात का कोई निज़ाम नहीं है। सड़क की हालत ऐसा है कि बिल्कुल कच्चे, कुछ अर्सा पहले उस पर काम शुरू हुआ था, बदकिस्मती से वो अधूरा रह गया। यहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता, मोबाइल का कोई नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं तो जिस तरह मस्जिद में जाके वो लिखते हैं कि भाई दुनिया से रब्ता मुनक़ती, अल्लाह से रब्ता शुरू, तो अरंदू भी ऐसा कि भाई अल्लाह से रब्ता शुरू, दुनिया से रब्ता मुनक़ती। कोई मोबाइल काम नहीं करता, मतलब यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जब आप आएंगे तिहाई सुकून से आप सोच सकते हैं। मवासलात नहीं है यहाँ पे। तलबा से हमने जो पूछा तो उनका ये कहना था कि आजकल जो IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद दौर है, मॉडर्न, और यहाँ पे ज़्यादातर दुनिया एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है। मतलब इंटरनेट के ज़रिए दुनिया एक छोटा सा एक गाँव बना हुआ है और आपका पूरी दुनिया तक आपकी रसाई है। मगर ये लोग, इन लोगों का, अरंदू के लोगों का बाहर की दुनिया से कोई रब्ता नहीं है, बाहर की दुनिया नहीं। इनका ये कहना है कि हमें चतराल की भी पता नहीं चलता कि चतराल में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब बिजली ना हो, अभी तक सरकार की तरफ से इस इलाके में बिजली नहीं है। अभी तक इस इलाके में मतलब है कि पीने के पानी का जो था प्रोजेक्ट बनाए गए थे, बदकिस्मती से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, वो बदनवानी और करप्शन का शिकार हो गया, अधूरे रह गए। इस इलाके में अभी तक कोई मतलब है कि कोई डॉक्टर तक नहीं है। बीचू था, बीचू को RHC का दर्जा दे गया, अपग्रेडेशन किया गया। मगर इन लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक दफ़ा डॉक्टर आया था और वो फिर जाके चला गया, और वहाँ पे यहाँ पे एक मुकामी टेक्नीशियन उसको चलाते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर, देही मरकज़ सेहत में तकरीबन 16 स्टाफ होते हैं, उसमें कम से कम 4, 5, 8 तक डॉक्टर होते हैं। मगर बदकिस्मती से ये लोग इतने पसमानदा तरीन और ऐसे मतलब है कि वो है कि अभी तक ये डॉक्टर की सहूलत से भी महरूम है। तो इन लोगों को काफ़ी मायूसियाँ है। और ये सामने इनका कहना कि एक टावर लगा हुआ है और वहाँ पे बाकायदा अफ़गानिस्तान के इलाके में नेटवर्क है। ये लोग मजबूरन, उनकी मजबूरी है, क्या करें। तो कुछ लोग जो सरहद के इलाके में रहते हैं ये उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, रब्ता करते हैं। यही कौन सी बात हो गई? अगर वो नेटवर्क इस्तेमाल हो सकते हैं तो हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान क्यों इनको नेटवर्क नहीं दे सकता? मतलब है कि इनको देना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल तो वो ज़माना गया, अभी गूगल अर्थ पे आप दुनिया के किसी कोने में भी कोई चीज़ भी आप उठा के ना आप सामने ला सकते हैं। वो ज़माना गया कि ख़तरा होगा, ये होगा, उसको गलत इस्तेमाल न करने की और भी कई तरीके हो सकते हैं, उस पर चिकन बैलेंस हो सकते हैं। मतलब है कि आजकल तो CDR है, सब कुछ है। मगर इन लोगों का ये मुतालबा है सरकार से कि कम से कम इनको मवासलाती निज़ाम उनको बेहतर किया जाए, उनको बेहतरीन तालीम दिया जाए, उनको सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। अगर एक तबाहशुदा मुल्क में इतनी सहूलियात है, वो भी जो बिल्कुल आखिरी कोना है, अफगानिस्तान का आखिरी कोना, इंतहाई पसमानदा दूरअफ्ताद इलाका, जहाँ अगर वहाँ भी इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना मॉडर्न तर्ज का इमारत है तो शहर के अंदर कितनी तरक्की होगी। तो इन लोगों को ये देखकर थोड़ी सी उनमें मायूसी भी फैल जाती है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता
تو ان لوگوں کا چونکہ یہ بھی پاکستانی ہے, یہ بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ بھی سبز ہلالی پرچم کے تلے زندگی گزارتے ہیں, ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور کسی شہر کا یا پاکستان کی کسی بڑے شخصیت کا, اتنا ان کا بھی حق ہے آئین پاکستان کے تحت. تو یہ لوگ پرزور مطالبہ کرتے ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت سے اور اداروں سے کہ بھئی ان کو بھی جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو حق دیا جائے, ان کو سہولیت فراہم کی جائے تاکہ ان لوگوں کی زندگی میں بھی آسانی آ سکے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ارندو میں یہ فرسٹ ٹائم الیکٹرانک میڈیا آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری جو احوازاری ہے اسے ارباب اقتدار تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ آپ نے مدد کی. سب سے پہلے تو سر میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ارباب اقتدار کو کہ یہ سامنے بالکل یہ سرزمین افغانستان ہے. یہ کئی دہائیوں سے غیر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود وہاں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موبائل نیٹ ورک ہے افغان بیسم, اور الحمدللہ وہاں کے جو باشندے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں استعمال کر رہے ہیں, اور ہم بھی جو ہے یہاں پر اسی سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم موبائل نیٹ ورک سے محروم ہیں. وادی ارندو میں صحت, تعلیم, آبنوشی, آبپاشی, بجلی, شفاہانہ خیوانات, مواصلات, انٹرنیٹ وغیرہ جیسے سہولیات کا شدید فقدان ہے. میرا نام عبداللطیف ہے, میں 10 کلاس میں پڑھتا ہوں. سر جی جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائڈ میں افغانستان ہے, یہ ارندو ہے جو چترال کے آخری بارڈر ہے. اس سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سکول بنا ہوا ہے, ہمارے ادھر ارندو میں جو ہے سکول بھی نہیں ہے. ادھر آپ کو ٹاور نظر آئے گا ٹیرینار کا, ہمارے ارندو میں ٹاور بھی نہیں ہے, کوئی نیٹ ورک کوئی چیز بھی ادھر نہیں ہے. ہم آن لائن سبق کیسے پڑھیں گے؟ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے سارے چیز جو ہے ادھر موجود ہے. ہمارے ادھر روڈ بھی نہیں ہے, صحیح روڈ, پکا روڈ بھی نہیں, ادھر پکا روڈ بھی بنا ہوا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا روڈ اور بجلی نیٹ ورک سب کچھ پکا ہو جائیں گے. میرا نام عبدالمجید ہے, میں VC ناظم ارندو. یہاں جو اب ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے باؤنڈری آخری حصہ ہے ارندو. اس سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ افغانستان ہے, ڈوکلام. یہ جو آگے یہ نظر آ رہا ہے یہ ٹاور, یہ افغانستان کا ٹاور ہے, اس میں 3G لگا ہوا ہے, اس کو افغان بیسم کہتے ہیں. یہاں ارندو اکروئی تک اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بالائی حکام سے یہی مطالبہ کروں گا کہ وہاں ایک ویران حکومت ہے جو عروس کے دور میں جنگ کی حالات میں گزرا ہے, امریکہ میں جنگ کی حالات میں گزرا ہے, لیکن وہاں یہ سہولیات ہے, ہمارے ارندو میں نہیں ہے. کیا ہم پاکستانی نہیں ہے؟ یہاں جو یہ ٹاور ہے اس سے یہ لوگ فائدہ لے رہے ہیں. یہاں روڈ پکا ہے, ہمارے روڈ کچا ہے. یہاں اسپتال ہے, ہمارے نہیں ہے. ہمارے اسپتال ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. نیٹ ورک ہمارے نہیں. یہ جو سارے یہ یہاں جو ہم جمع ہے, یہ یہاں کے جو جتنے بھی ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اپنے مجبوری کے بنیاد پر, ہم آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے ٹائم نکال کر یہاں آیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں نیٹ ورک مہیا کیا جائے, ہمارے روڈ پکا کیا جائے, ہمیں علاقے میں بجلی دیا جائے, سستے بجلی دیا جائے. ارندو سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی کارکن حاجی سلطان, جو ماضی میں صوبائی نشست کے لیے امیدوار بھی رہ چکے ہیں, ان سے جب پوچھا گیا کہ صوبے میں 2 بار حکومت آنے کے باوجود بھی ارندو ترقی نہیں کر سکا تو انہوں نے اس کی وضاحت کچھ بھی بیان کی. وزیرزادہ جو ہمارے چترال کا بیٹا ہے اس نے ہمارے لیے ارندو کے لیے الحمدللہ جو کچھ کیا ہے, میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا. 4 کروڑ 30 لاکھ روپے کے پروجیکٹ, اس کی ڈیٹیلز میرے پاس واٹس ایپ میں ہے, میں انشاءاللہ وہ میں آپ کو دوں گا. آپ اس کو سیٹسفائی ہوں گے تو یہ بیان آپ آگے چلائیں گے. یہ ابھی 2021 کی EDP ہے. 2022 کی EDP میں الحمدللہ یہ جو میں 4 کروڑ 30 لاکھ کی بات کر رہا ہوں, اس پہ باقاعدہ کوٹیشن ہو گئے ہیں, ٹینڈر ہو گیا ہے, اور ٹینڈر کے ساتھ ساتھ یہ کام ابھی لانچ ہو گئے ہیں. میں ان کا فوٹو بھی آپ کو اس کا فوٹو بھی آپ کو میں بھیج دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو 2022 کی EDP ہے اس میں 10 کروڑ روپے ہمارے پائپ لائن میں EDP میں ارندو خاص کے لیے, ارندو یونین کونسل کے لیے رکھے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر میں وزیر اعلیٰ محمود خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے ساتھ میں ایک پارٹی کارکن کے طور پہ رہا ہوں, تو اس نے مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے امتیاز کے ذریعے کال کیا کہ حاجی صاحب وہ آپ کا جو ارندو کا نہر ہے وہ میں EDP میں رکھ رہا ہوں. وہ کوئی 20 کروڑ سے اوپر کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی رکھا گیا ہے. اسی طرح جو سب سے بڑا گول ہے ارندو روڈ ہے, 362 کروڑ روپے کا.
3 अरब 62 करोड़ रुपए का रोड है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सा कोशिश किया, वज़ीर-ज़ादा ने बार बार कोशिश किया, सुल्तान ने किया और हमारे वज़ीर आला ने वो चीज़ मंजूर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अनक़रीब वो अरंदू का रोड इंशाल्लाह उसके लिए कई सर्वे हो गए, कुछ बॉर्डर सिचुएशन की वो वजूहात थे। इसके साथ साथ जो है अरंदू के लिए जो अरंदू एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, अफ़गान बॉर्डर पे है, अफ़गान तिजारत के लिए, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए जिस तरह के बाकी पॉइंट्स भी खोले गए हैं, इसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ हमारे वज़ीर-ज़ादा का और हमारे साथियों का, उसमें हमारे साथ सरताज अहमद ख़ान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसने अरंदू में कस्टम क्लियरेंस पॉइंट कंप्लीट किया, उसका अभी अनक़रीब इफ्तिताह भी हो रहा है, उसका सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, सारा अप्रूवल हो चुका है, कस्टम के अपॉइंटमेंट भी हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई 70-80 लाख रुपए का अरंदू जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसके लिए अभी पब्लिक हेल्थ के रिपेयरिंग वाला जो ओवरहालिंग का वो हो चुका है और लंगूर बट उसके लिए कोई 80 लाख रुपए उसके भी वो भी मंजूर हो चुके हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे इलाके के सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको 30-40 करोड़ रुपए का जो मैंने छोटे छोटे काम किए हैं और इसके साथ साथ जो हमारा वो है, बाकी इसके अलावा हमारे स्कूल्स जो हमारे अपग्रेडेशन स्कीम है, इस स्कीम से अरंदू सबसे ज़्यादा अकरू के लोग 9 किलोमीटर बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो प्राइमरी लेवल से वो अरंदू जा रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपग्रेडेशन की वजह से अभी अकरू में वो अपग्रेडेशन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह राम जो सबसे बैकवर्ड एरिया है पाकिस्तान के तारीख़ में किसी भी कैबिनेट मेंबर का सबसे पहला विज़िट है, जो वज़ीर-ज़ादा को ये एज़ाज़ हासिल है। वज़ीर-ज़ादा अपने वज़ारत का हक़ अदा कर चुका है, गरीबों का हक़ अदा कर चुका है, वो उधर पहुंच चुका है और उसने ये कहा है कि हाजी साहब इस स्कूल को मैंने फौरी तौर पे 8वें का दर्जा दिया और उसके स्ट्रक्चर स्कूल बनाने के लिए 6 कमरे बनाने के लिए उसने 2 करोड़ 21 लाख रुपए का वो भी मंजूर कराया। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे सियासत में आने की वजह से इस तरह चूँकि अभी इंटरव्यू में आपको पता है कि हम सारे इतना वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं होती। अगर आपने मुझे डिटेल से मौका दिया तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अरबों रुपए, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि रोड के जो 3 अरब रुपए हैं, 3 अरब 62 करोड़ रुपए, इस तरह अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अरंदू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के गवर्नमेंट ने कर लिए। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ बहते पानी पर पन बिजली घर तामीर किया जाए तो ये लोग भी अंधेरों से निकल सकते हैं और उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। ये सामने ये टावर खड़ा है, उधर टावर खड़ा है, ये लोग तो उसमें बात कर रहे हैं और नाजायज़ है तो तालिब के लिए कैसे नाजायज़ नहीं है ये, हालांकि वो तो शरीयत पर पाबंद हो रहे हैं, हम तो कानून पर चल रहे हैं। कोई और निज़ाम यहाँ चल रहा है, वहाँ कोई और निज़ाम चल रहा है, इसके बावजूद वहाँ ये चीज़ मौजूद है, टावर मौजूद है, बातें कर रहे हैं, हम भी उससे इस्तेफ़ादा करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मना है। ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे स्कूल का, हमारे अस्पताल का, हमारे रोड का, हमारे पाइपलाइंस का, हमारे नेटवर्क का कुछ गम किया जाए, वरना हम तो यहाँ एक कैदी की हैसियत से 3 तरफ अफ़गानिस्तान कांटेदार लगे हुए हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर की लकड़ियाँ हमारे इधर से जाते हैं, पराई हो जाते हैं, दरिया से आते हैं, पराई हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं क्योंकि बीच में हमारे सब तैराक है, इस पानी में हम सब कुछ कर सकते, लेकिन कांटेदार तार के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। इस वजह से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारा कुछ बंदोबस्त किया जाए। जो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके हम मुखालिफ नहीं है, ठीक है, कांटेदार लग गए, हमारी हिफाजत होती होगी, उससे हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन ये तालीम, ये सड़क, ये पानी, ये बिजली, ये नेटवर्क, सबसे ज़रूरी ये नेटवर्क और ये अस्पताल, ये चीज़ें हमें ज़रूरी है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के लिए, बराए नाम है, एक सिंबल की तरह ये रखे हुए हैं, किसी चीज़ की यहाँ मौजूदगी नहीं है। अगर यहाँ ड्राई पोर्ट यानी खुश गोदी बनाया जाए तो ये इलाका तिजारत का बहुत बड़ा मरकज बन सकता है। आप देख रहे हैं अरंदू में कोई जो है वो कंपनी और कोई कारखाने वगैरह तो नहीं है, सिर्फ एक बॉर्डर जो है वो एक लोगों के जो है मेहनत मजदूरी और जो है वो करने का एक वसीला बनता था और ये बंद पड़ा है। क्यों? यहाँ पे पुरअमन अभी पाक आर्मी ने यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें डेवलप की है, कस्टम वाले कई बार यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने जो है हमारी बात जो है वो पहुँचाई वहाँ पर, लेकिन आज तक ये बॉर्डर बंद पड़ा है। अगर ये बॉर्डर, हम हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि अगर ये बॉर्डर खुल गया तो अरंदी की तकरीबन 60% जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी।
लोग यहाँ से जो है वो मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ सामान वहाँ ले जाएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ लाएंगे। तोरखम बॉर्डर खुला है, चमन खुला है, लेकिन अरंदू बॉर्डर बंद है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत ही जो है करीब यहाँ पे ताजिकिस्तान मिल रहा है। इस तरह यहाँ पे जलालाबाद और काबुल जो है बहुत करीब पड़ रहा है सर। पुरअमन रास्ते हैं, यहाँ से करीब लवारी टनल है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये बॉर्डर खुल गया तो ये पूरे चतराल के लिए नहीं बल्कि पूरे KPK के लिए एक जो है वो माशी तौर पर इस्तेहकाम का ज़रिया बनेगा। यहाँ के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ आला अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि इनको बुनियादी हकूक और जरूरी सहूलियात फराहम किया जाए ताकि इस जदीद दौर में उनका राब्ता मुल्क भर से बहाल हो सके। पाक अफगान सरहद इलाका अरंदू एक खूबसूरत खित्ता है। यहाँ पे गन्ने जंगलात, बहते पानी के चश्मे, सरसब्ज़ लहलाते कैद, मगर ये लोग इस जदीद दौर में भी सेहत, तालीम और मौसलात की सहूलियात से महरूम है। इन लोगों का मुतालबा है कि इनके पड़ोस में जो तबाशुदा अफगानिस्तान है वहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मुयसर है, मगर यहाँ कुछ नहीं है। इनका ये कहना है कि उनके बराबर कम अज़ कम इनको सहूलियात दी जाए ताकि इनकी मायूसियाँ ख़त्म हो। अहूज़ादा गुलाम फारूकी, चतराल, पाकिस्तान।